नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी जैसे ही खुश होते हैं, राहुल गांधी उनकी खुशी में भांग डाल देते हैं। नरेंद्र मोदी जैसे ही प्रवचन देते हैं, कश्मीरियत की बात करते हैं, राहुल गांधी और उनकी टीम के लोग उनका चेहरा दिखा देते हैं। और जैसे ही नरेंद्र मोदी पूरी व्यवस्थाओं को एक बेहतरीन बताते हैं, वैसे ही राहुल गांधी और उनके टीम के लोग उनकी पोल खोल के रख देते हैं। नरेंद्र मोदी बौखलाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, इधर उधर करते हैं, लेकिन साहब न नरेंद्र मोदी के पास जवाब होता है, न उनके गैंग के पास जवाब होता है। तो उनका एक जो पैरेलल पूरा चलता है नरेंद्र मोदी का गैंग, वो मीडिया, वो गोदी मीडिया तुरंत कुछ ना कुछ सफाई में बोलने लगता है, बकबकाने लगता है, और वही बात सामने आ जाती है। चलिए आज उसी पे आपसे बात कर लेते हैं और सच बताते हैं। नरेंद्र मोदी कई दिनों से बड़ा दुखी थे कि G7 की मीटिंग कनाडा में हो रही है और उसमें नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया। नरेंद्र मोदी स्वघोषित चौथी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का कहते हैं, और उसके बावजूद उन्हें नहीं बुलाया गया। वो बड़े परेशान थे। बहरहाल वो तुरंत एलन मस्क के उस प्रोजेक्ट को फाइनल दे देते हैं, अनुमति दे देते हैं, और एलन मस्क अपना काम कर देते हैं। कनाडा की तरफ से नरेंद्र मोदी को आमंत्रण आ जाता है। वहां के प्रधानमंत्री से पूछा जाता है कि आप नरेंद्र मोदी को क्यों बुला रहे हैं। वहां का मीडिया कड़े सवाल करता है, तो सफाई देते हैं कि हम नरेंद्र मोदी को नहीं बुला रहे, हम दुनिया की एक बड़ी पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था को बुला रहे हैं, यानी चौथी नहीं, पांचवी को। वो ये बताते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को बुला रहे हैं जहां भारी उपभोक्ता है, और हम उस देश के प्रधानमंत्री को इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि हमारे यहां तमाम नागरिक वहां से आए हुए, यानी नरेंद्र मोदी को नहीं बुला रहे। बहरहाल फिर भी नरेंद्र मोदी के लोग पूरा बखान करने में जुट गए। वही मीडिया, उनका गोदी मीडिया, जो ये कह रहा था अरे कनाडा ने नहीं बुलाया तो क्या हुआ, कनाडा की औकात क्या है, कनाडा ये है, कनाडा वो है। और साहब अब वही ये बखान करते घूम रहे हैं, कनाडा कितना अच्छा है, कनाडा कैसा है, कनाडा कैसा। तो साहब कितनी जल्दी पलटी मारी जाती है, यह उनसे सीखा जा सकता है। बहरहाल नरेंद्र मोदी अपनी खुशी आज का इजहार करते, उसके पहले राहुल गांधी ने देश के 1 दर्जन मीडिया में तमाम भाषाओं के, चाहे पंजाबी हो, तमिल हो, मराठी हो, तमाम भाषाओं में एक अपना आर्टिकल भेजा, और उस आर्टिकल में उन्होंने वही खुलासा किया जो उन्होंने 2024 में भी किया था कि कैसे मशीनरी जो है, चुनावी मशीनरी है, और उस मशीनरी को चोरी कर लिया गया। चुनाव की मशीनरी को किस तरह से कब्जा कर लिया गया है और आपके वोट उसके जरिए चोरी किए जाते हैं। मैं बार बार आपसे कहता रहा हूं कि ईवीएम सवाल नहीं, सवाल है इस देश की वह चुनावी मशीनरी जहां से गड़बड़ होता है। तो राहुल गांधी ने बड़ी ईमानदारी से उसे, और इस बात को राहुल गांधी पहली बार नहीं कह रहे, वो संसद में भी यह बता चुके, संसद के बाहर भी बता चुके, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता चुके, और अब उसे विस्तृत समीक्षा के बाद बता रहे हैं कि किस तरह से 2024 का महाराष्ट्र का चुनाव जो हुआ था उसमें लोकतंत्र की लूट हुई थी, उसका ब्लूप्रिंट है। और उन्होंने इस पे जो लिखा कि इसमें 5 स्टेप हैं। पहला, चुनाव आयोग में अपने लोगों की नियुक्ति की जाए, इसके लिए पहले पैनल पर कब्जा किया गया। फिर इसके बाद में
वोटर लिस्ट किस तरह से उसमें फर्जी मतदाता जोड़े जाए, इस पर सारा काम हुआ। और फिर मतदान प्रतिशत बढ़ाकर कैसे दिखाए जाए, इस पर काम हुआ। और फिर जहां जहां बीजेपी हारती है वहां पर टारगेट करके फर्जी वोटिंग कैसे कराई जाए, इस पर काम हुआ। और फिर पांचवा, उसके सबूत कैसे नष्ट किए जाए, इस पर काम होता है। जी हां, राहुल गांधी ने डिटेल मांगा था कि एक ही बिल्डिंग यदि 7,000 से अधिक मतदाता कहां से आ गए, एक ही बिल्डिंग में, और वो मतदाता कहां के थे, यहां कैसे आए, और जितनी महाराष्ट्र की बालिग लोगों की आबादी है उससे ज्यादा मतदाता कैसे बन गए, क्योंकि बालिग आदमी ही वोट डाल सकता है, तो जितना बालिग है उससे भी ज्यादा वोट डाल दिया गया। तो साहब, ये कैसे संभव हुआ, वोटर बन गया, और ये पूरा खेल किस ढंग से रचा। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र को ही एक ब्लूप्रिंट की तरह प्रस्तुत करके सारी बात कही, समझाने की कोशिश की। लेकिन इसको लेके हरियाणा में भी आज तक चुनाव आयोग ने ना महाराष्ट्र के मामले में जवाब दिया है, ना हरियाणा के मामले में जवाब दिया। उसने अपने मनमानी चीजें कही हैं, वेबसाइट में डाली है, लेकिन जो सवाल पूछे गए उन सवालों के जवाब नहीं दिए। नंबर एक, हरियाणा में 99% ईवीएम कैसे चार्ज रह सकती है जब पूरे 12 घंटे जिसमें वोटिंग हुई हो और 12 घंटे बाद वो सील करके 3 दिन रखी रही हो और उसके बाद खोली गई हो तब भी 99%। और जितनी 20 विधानसभा क्षेत्रों में 99% चार्ज ईवीएम निकली, उन्हीं ईवीएम में बीजेपी जीतती दिखाई दी, और जहां 60% 70% निकली वहां भाजपा हार गई। यानी वोट कहां से आ गया, समझा जा सकता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको उचाना कला सीट से दूंगा। ब्रजेंद्र सिंह जो है वो वहां से लड़ रहे थे, पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं, और वो जब लड़े तो स्थिति ये हुई, वहां जिस तरह से खेल हुआ और अंत में वो 32 वोट से हरा दिए। अब आप सोचिए, इसी तरीके से कहीं कुछ वोट से, कहीं कुछ वोट से, और ये खेल हुए। तो ये सारे सबूत मौजूद, और उनमें उन ईवीएम के नंबर, कौन कौन ईवीएम कितने, जब वो लगी थी तब भी 99% चार्ज थी, वोटिंग होने के बाद काउंटिंग के दिन, चौथे दिन भी वो 99% चार्ज थी। गजब की स्थिति है। तो सवाल यही था कि ये बता दीजिए इसमें बैटरी कौन सी पड़ी है साहब, हम भी सब डाल लें, फिर तो मोबाइल ही चार्ज नहीं करना पड़ेगा, कुछ और चार्ज नहीं करना पड़ेगा, इन्वर्टर चार्ज नहीं करना पड़ेगा। यह आज तक इसका जवाब नहीं आया। चलिए छोड़ दे, महाराष्ट्र में आज तक यह जवाब नहीं दिया है कि वह जो वोटर बढ़े वो वोटर कौन थे, कहां से आए, हर विधानसभा वार उनका पूरा ब्यौरा दिया जाए। तो क्यों नहीं उसका ब्यौरा कांग्रेस पार्टी को दिया गया, जो उन्होंने आपसे मांगा था। वो भी उन्होंने कहा कागज में आपको परेशानी होगी तो आप डिजिटली दे दीजिए, न डिजिटली दिया न कागज पर दिया, बस वही पुराना राग अलाप रहे। अब मैंने चुनाव आयोग के ट्विटर हैंडल को देखा, उनके स्पोक पर्सन के ट्विटर हैंडल को देखा, वहां पर भी कोई जवाब नहीं। लेकिन गोदी मीडिया यह चला रहा है, चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वह आरोप पूरी लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है, और उन आरोपों से चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं, यह कानून के शासन का अपमान है। और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव मतदाता सूची को लगाए गए आरोप निराधार हैं, और इनका जवाब हमने 24 दिसंबर 2024 को दे दिया था। साहब उनका जो, और वो वेबसाइट पे पड़ा, तो साहब वो दिखा दीजिए ना, जो सवाल पूछे गए थे उनके तो आज तक जवाब आपने दिया ही नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी ने
और राहुल गांधी जो कहते हैं वो 1000% सही साबित होता है, यह देश देख चुका है हर मामले। यहां से नरेंद्र मोदी की नींद उड़ जाती है। आप याद करिए, राहुल गांधी ने 2016 में अपने साथी सांसद पीएल पुनिया, जो पूर्व सीनियर आईएएस थे, उनके साथ में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तब बताया था कि विजय माल्या जब इस देश से भागा तो उसके पहले वह अरुण जेटली से मिलके गया था, चर्चा करके गया था और उसकी लंबी चर्चा हुई थी सेंट्रल हाल के कोने में, और उस समय मैं भी वहां मौजूद था। 1 मार्च 2016, और यही बात विजय माल्या ने 12 सितंबर 2018 को एएनआई को कही थी, जो एएनआई के ट्विटर हैंडल पे आपको मिल जाएगी। और अब फिर एक पॉडकास्ट में उसने यही खुलासा कर दिया कि नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली को पता था कि मैं जा रहा हूं और जो भी कुछ है वो सामने। यानी जितने घोटाले करके लोग गए हैं वो सब इन्हीं को बता गए हैं। कोई सुषमा स्वराज के सहयोग से भागा, कोई इनके सहयोग से भागा, कोई उनके सहयोग से भागा। यानी सारे जितने धांधलीबाज हैं, लुटेरे हैं, जो देश को लूट के भागे हैं, वो सब इनको बता के जाते रहे, तो यह भी सच सामने आ जाता। यानी धांधली भी यही कराएंगे, चोरी भी यही कराएंगे और रेप भी यही कराएंगे। गुजरात में आ गया सामने कि गुजरात में एक आदिवासी लड़की को 3 भाजपा के नेता 11 दिनों तक अपने यहां जो है उठा ले जाते हैं, 11 दिनों तक रेप करते हैं, और 11 दिनों तक रेप करने के बाद में वो जो हालत उसकी होती है किसी से छिपी नहीं। सारे सच सामने आ रहे हैं। मैं कभी मोदी जी का सोनी वाला किस्से पे बात नहीं करता हूं, हालांकि उसका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन फिर भी बात नहीं करता हूं। क्यों? आप कर देंगे तो तमाम बातें होंगी। चलिए छोड़िए आप उसको। अब मैं बात दूसरी कर लेता हूं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं और देश को बरगलाते हैं, वो अभी सामने आ जाता है। नरेंद्र मोदी ने 7 प्रतिनिधिमंडल दुनिया के 33 देशों में भेजे, यह बताने के लिए कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। लेकिन जो प्रतिनिधिमंडल गए, उनमें से किसी भी प्रतिनिधिमंडल को वह सबूत नहीं दिए गए जिस आधार पर वह साबित कर सके कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है और जिन्होंने आतंकी हमला किया पहलगाम में वो पाकिस्तान पोषित थे। किसी को नहीं दिया। यह खुलकर अमेरिका में आ गया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में शशि थरूर के ही बेटे ने, जो वाशिंगटन पोस्ट में नौकरी करता है, ईशान, उसने सवाल पूछ दिया कि यह बता दीजिए कि क्या पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके सबूत आपके हाथ में हैं? आपने पाकिस्तान को उसके सबूत दिए या पाकिस्तान ने मांगे? तो थरूर कहते हैं कि नहीं, पर मीडिया ने जरूर मांगे। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब हुआ कि सबूत मांगे और आपके पास नहीं थे, आपने किसी को नहीं दिए, और यदि नहीं थे सबूत तो आप कैसे बता रहे हैं? और आपकी विदेश नीति क्या है? और जो ये आपने सारा ड्रामा किया, इससे हल क्या हुआ? कुछ नहीं। जिस पाकिस्तान को मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान आतंकवादी देश मान लिया गया था विश्व में, और उस तरह ट्रीट किया जाता था, नरेंद्र मोदी की इन हरकतों के बाद उसे आतंकवाद रोकने वाला यानी थानेदार बना दिया गया कि अब वही रखवाली करेगा, यानी बिल्लियां दूध की रखवाली करेंगी। हुजूर, ये बड़ी सफलता है मोदी की कि असफलता है? बताइए आप। वह पाकिस्तान जिस पर ठप्पा लगा दिया गया था कि वो आतंकी देश है, उसी को नरेंद्र मोदी की करतूतों के कारण अब
आतंकी देश की बजाय आतंक रोकने वाला देश घोषित कर दिया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ का वाइस चेयरमैन बना दिया। कौन सी सफलता है? देश को क्या दे रहे हैं? अब आ जाइए आप इसी तरह। वो जम्मू जाते हैं और जम्मू में वो हिम्मत नहीं कर पाए कश्मीर जाने की नरेंद्र मोदी। जम्मू में ही जाके झंडा लेके ऐसे जाते हैं जैसे लगता है बस अब सब कर देंगे, और वहां जाके ज्ञान देते हैं कश्मीरियत, कश्मीर के मेहनत कश लोगों की, और जाने क्या क्या बताते हैं। और जब यह बताते हैं तब उसी के दूसरे दिन बकरीद होती है, यानी ईद उल अजहा, और उसमें जब नमाज पढ़ने की बारी आती है तो हालत यह है कि जो जामिया मस्जिद है श्रीनगर की, उसमें नमाज की इजाजत नहीं देती है। नमाज के लिए किसी मस्जिद में इजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती नरेंद्र मोदी की सरकार वहां नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देती, जो सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित मस्जिद। और उस मस्जिद में यदि आपको नमाज पढ़ने की इजाजत न दी जाए, वो ईदगाह है और ईद की नमाज वहीं होनी चाहिए, लेकिन साहब नहीं हो रहे। और पीछे ये 7वां मौका है, 7 साल हो गए, 7 साल से यह इजाजत नहीं। तो यानी आप कौन सी बात कह रहे हैं कि सब सामान्य हो गया है, सब अच्छा हो गया है, सब नियंत्रण में है। जब सब नियंत्रण में है तो आप इतना डरे हुए क्यों हैं कि आप कश्मीर जाने से डर रहे हैं? वहां मस्जिद में नमाज पढ़ने से आपको डर लगता है। आपको डर लगता है उन सारी चीजों से कि सुरक्षा के नाम पे आपने जो भारी भरकम तमाम सारे जो वहां ड्रामे करवाए, उसके बाद में आप किसके प्रधानमंत्री? यदि देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश के लोगों से तो नहीं डरना चाहिए। और वो भी जम्मू में डर रहे थे। जम्मू ने तो आप ही को जिताया है, सारी सीटें दी हैं। तब इसका मतलब है इतना डरपोक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि वो न राहुल गांधी के सवालों का जवाब दे सकता है, न उनकी पार्टी दे सकती है, न चुनाव आयोग दे सकता है, और न ही जनता को फेस कर सकते हैं। तो यह सब कुछ सामने, चुनाव आयोग क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, भाजपा के नेता जरूर बलबला रहे हैं, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे उनके तमाम मंत्री हो, प्रवक्ता हो, या आईटी सेल हो। इससे आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी की हैसियत एक ट्रोलर से ज्यादा और कुछ नहीं रह गई। वो सिर्फ इस कारण से कहीं पर भी थोड़ा बहुत सम्मान पा जाते हैं कि वो गांधी नेहरू के उस भारत से आते हैं जिस भारत की इतनी बड़ी आबादी है, जहां इतने बड़े उपभोक्ता हैं, और इन इतने उपभोक्ता और सब कुछ होने के कारण एक बड़ी इकोनॉमी। जी हाँ, मनमोहन सिंह जी के समय में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, आज 5वीं। यह सब, और नरेंद्र मोदी अपने शो में व्यस्त। जय